अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक बशीर और आज हम अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है तफज़्ज़ुल रिजवी साहब को, जो कि एक मारूफ वकील हैं और उसके साथ साथ क्रिकेट बोर्ड के लीगल एडवाइज़र रहे काफ़ी अर्सा। तो बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे वाक़यात के ऐनी शाहिद भी हैं और इसके अलावा इनकी जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो बड़ा दिलचस्प है। पटियाला से इनकी फैमिली माइग्रेट हुई और कानून के शोबे से इनकी 4 पुश्तें मुंसलिक रही हैं अब तक। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे ही बात का आगाज़ करते हैं। तो फजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने का और टाइम देने का। तो स्टार्ट ज़रा इससे करते हैं कि थोड़ा सा अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताइए। वो जो पटियाला के महाराजा का दरबार और उसके अंदर आप लोगों का भी एक, आपकी फैमिली का एक बड़ा रोल होता था। हाँ जी, I'll leave it to you. थैंक यू वेरी मच तारिक। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत नवाजिश फॉर इनवाइटिंग मी। You're welcome. देखिए, फैमिली ने मेरी पटियाला से माइग्रेट किया और बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े आयरॉनिक हालात में, बिकॉज मेरे दादा जो थे वो मुस्लिम लीग के वहाँ के सदस्य थे। अच्छा। और वहाँ पटियाला स्टेट में पहले जो महाराजा पटियाला थे उन्होंने बड़े सिस्टमैटिकली, जो पंजाब के अंदर मुस्लिम कम्युनल किलिंग हुई 47 में, की बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो महाराजा पटियाला हैड हिज ओन स्टैंडिंग आर्मी। अच्छा। स्टैंडिंग आर्मी ने मुसलमानों का कत्ल किया। अच्छा। तो इसलिए जो ये पटियाला, अम्बाला, सुनाम, इन एरियाज में, बटाला में जो मर्सीलेस किलिंग हुई मुस्लिम की, उसमें एक्चुअली महाराजा पटियाला की आर्मी इन्वॉल्व। अच्छा। अच्छा। तो मेरे दादा का ये हुआ कि जो उनका नाम जमील हुसैन रिजवी था, वो अपनी रियासत के एक मारूफ तरीन वकील थे। उनकी प्रैक्टिस, गॉड वाज सो काइंड टू हिम। 47 के अंदर उन्होंने 2 गाड़ियां रखी हुई थी। अच्छा। और उनको बहुत शौक था एक्सपोर्ट्स का, उन्होंने अपने लिए रखी हुई थी। तो 47 से पहले महाराज ने ऑर्डर किया कि जी सारे मुसलमानों को, मुसलमान जो है और पॉपुलेशन जो है, वो अपने हथियार और अपना, उस जमाने में सोना और चांदी के अलावा और जमीन के अलावा तीसरी कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं। ठीक। वो सब सोना चांदी जो है वो जमा करवा दें गवर्नमेंट ट्रेजरी में, ताकि कोई लूट मार ना हो और जब हालात जरा सेटल हो जाए सबको मिल जाए। तो हमारी फैमिली ने भी अपनी बहुत सारी चीजें वहां तक जमा करवा दी। और इंटरेस्टिंगली आफ्टर 47 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी बनाई हुई थी, जिसके पहले मेरे दादा उसके चेयरमैन थे, फिर मेरे वालिद उसके चेयरमैन थे कि जी पटियाला से संदूक आएंगे और वो संदूक यहाँ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अच्छा। तो आज तक वो संदूक नहीं आ सके। अच्छा। बहुत साल, मेरे बचपन तक लोग, बूढ़े बूढ़े लोग जो पटियाला से माइग्रेट होके आए थे पटियाला स्टेट से, वो हमारे घर आया करते थे। वो उनके पास कुछ चिटें भी थी जो उन्होंने दी थी, रसीदें। हाँ। खैर, वहां ये हुआ कि फिर एकदम से हालात खराब हुए और हालात खराब होने के बाद मुसलमानों की जब किलिंग शुरू हुई, तो उसमें एक पटियाले के अंदर महाराजा ने ये किया था कि प्रोमिनेंट मुस्लिम्स को दरबार में बुलाया जाता था। They would be killed। अच्छा। और किसी बहाने मतलब बुला के जी आपको महाराज बुला रहे हैं ऑन द वे, इस तरह मार दिया। ठीक। तो जिस सिख इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी दादाबा को मारने के लिए, एज लक वुड हैव इट, वो मेरे दादा का क्लाइंट। अच्छा। उसने आगे कहा कि शाह साहब, आपको 2 घंटे देता हूँ, 2 घंटे में रियासत के हदूद से निकल जाए, वरना मैंने खुद आपको गोली मारनी। अच्छा। और सड़क ना जाइएगा, अपनी गाड़ी में ना जाइएगा। अच्छा। क्योंकि नाके पे आपको कहीं ना कहीं रोक के मार दिया जाएगा। राइट। तो दादाबा के पास एक राइफल थी अपनी, जो राइफल अभी भी हमारी फैमिली में मौजूद है, विंचेस्टर 220 स्विफ्ट। वो राइफल लेके, वो दादा मेरे बड़े स्टाउट फिट शिकारी, बहुत शौकीन शिकारी थे, बड़ा, यानी वो पटियाला स्टेट के टेनिस चैंपियन भी थे। अच्छा। और इंटरेस्टिंगली उनमें और महाराज में ही फाइनल हुआ करता था। महाराजा वो बहुत शौकीन था स्पोर्ट्स, जो पटियाला के महाराजा थे, हिमसेल्फ वाज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। तो दादाबा, इंस्टेड ऑफ running towards Patiala, he went towards Malerkotla, because नवाब मलेरकोटला से भी हमारी रिश्तेदारी थी। तो उन्होंने कहा पटियाला के रियासत के दूर से निकल जाए और पाकिस्तान की तरफ मत जाइएगा वरना मार देंगे। और दादाबा अपनी राइफल लेके रातों रात, वो अपने दादाबा ने बाद में किताब भी लिखी तो पाकिस्तान स्टोरी, उसमें कि रातों किस तरह उन्होंने देखा कहाँ आर्मी जो है मुसलमानों को मार रही थी और किस तरह लाशें, ये आर्मी पटियाला के महाराजा की आर्मी, किस तरह लाशें डंप की जा रही। खैर, वो किसी न किसी तरह बच के हम दादाबा पहुंच गए पाकिस्तान। और फिर हमारा एक ड्राइवर होता था मेरे दादा का, जिसका नाम चाचा शरीफ था। मेरे बचपन तक चाचा शरीफ हमारे पास जिंदा रहा। चाचा शरीफ को एक गाड़ी दी कि तू गाड़ी लेकर लाहौर चल, और रास्ते में कोई भी रुके तो कहो मैं तो गाड़ी लूट के भाग गया। मुझे पता जमील हुसैन कौन किया, मुझे नहीं पता गाड़ी का मालिक कौन। चाचा शरीफ लाहौर पहुंचा। लाहौर में मेन रोड पे जो दादा वकील थे और बेगम सलमा तसद्दुक रहा करते, जो कि जस्टिस रियाज हुसैन की वालिदा जी। तो बेगम सलमा तसद्दुक जब भी पटियाले आया करती थी मुस्लिम लीग में, जो उनका बड़ा रोल था तहरीक पाकिस्तान में, तो पटियाला आके हमारे घर ठहरा करती। अच्छा।
जब वो वहाँ मेरे दादा जब लाहौर पहुंचे किसी मलेरकोटला से होते हुए किसी न किसी, तो वहाँ वो बेगम सलमा सद्दू के घर आए, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ वाला घर जो है वो वैक्यू प्रॉपर्टी है, किसी सिख वकील का है जो जा चुका है। दैट्स हाउ वी एंडेड अप अच्छा 11 फेन रोड। ऑन फेन रोड। अच्छा, जब 11 फेन रोड का घर खोला तो उसके अंदर वो चूंकि वकील साहब का दफ्तर था, उसके अंदर लाइब्रेरी थी, किताबें थी। तो दादा ने कहा कि किसी का ये अमानत। सो इवेंचुअली ट्रेस करके पता लगा कि वो इंडियन पंजाब में किस साइड वो वकील साहब गए, उनको वहाँ ट्रेस किया, उनसे कांटेक्ट किया और उनको ये कहा कि आप पटियाला जाओ, मेरी लाइब्रेरी ले लो, और अगर आप एग्री करते फिर मैं आपकी लाइब्रेरी इस्तेमाल करूंगा, वरना मैं ये पूरी पैक करके आपको इंडिया भेजूंगा। अच्छा इस तरह बार्टर किया, बार्टर हुआ। फिर उन वकील साहब की किताबें आज भी उनसे पड़ी हुई हैं आप लोगों के पास। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, इससे पीछे थोड़ा तफज्जुल साहब जाते हैं कि ये तो आपने बताया ना कि जब पार्टीशन का दौर था, अफरा तफरी थी, नफरतें बढ़ चुकी थी, उससे पहले आपने मुझे बताया था कि बड़े अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस थे पटियाला के दरबार में, आप लोगों को बड़ी अच्छी पजीराई भी थी। तो उसका क्या आपके फादर आपको बताते हो? महाराजा बाकी सब जो थे वो बड़ी इंटरफेथ हार्मनी थी। लेकिन his grandfather died, जो लास्ट महाराजा था, his grandfather died when he was very young। तो एक रीजन काउंसिल अपॉइंट हुई थी, उस रीजन काउंसिल में मुसलमान भी होते थे, और जो मुसलमान थे रीजन काउंसिल में वो लाहौर के जो हमारे रिलेटिव्स हैं, खलीफा फैमिली, जिनको खलीफा का टाइटल मिला हुआ है जी, इमाम बारगाह भी है जी, एबट रोड वाली जी, तो वो ही वाज ऑन द रीजन काउंसिल। अच्छा, और वो सारे और अभी भी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है इंडिया में आजकल जो है वो ही इज द वो उनसे आपके हैं कोई रिलेशंस? हमारे जो खतो किताबत थोड़ी बहुत होती है, जो हमारे खलीफा फैमिली है, इनके बहुत अच्छे उनके साथ ताल्लुकात हैं, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। फिर मेरे एक और कजिन जो जस्टिस शबर रजा हैं जी जी, साबिक जज, उनकी उनसे बहुत ताल्लुक है। अच्छा, आना जाना मिलना, और बल्कि महाराजा वो अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जब भी लाहौर आए हैं तो वो हमेशा एक अलग फंक्शन रखते हैं सिर्फ पटियाले के लोगों के। अच्छा, सो वो वहाँ लोगों से और बड़े अपनी अपनायत से मिलते हैं सारे। लास्ट टाइम जब वो एक दफा आए तो एक मेरे वालिद के कजन थे who lived up to the age of 99। अच्छा, और उनकी 5-8 साल पहले डेथ हुई। तो जब महाराजा आए तो उन्होंने महाराजा को 1935 का अपना स्कूल का कार्ड पेश किया, रिजल्ट कार्ड। ओह वाह! और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इतना he had such a presence of mind, उसने वो कार्ड पढ़ा, वो उनकी it was in जो गुरमुखी में था, उसे पढ़ के उसके साथ ही उनको कहा, जो शौकत रिजवी साहब जो मेरे वालिद के कजन थे, उस वक्त भी उनकी उम्र को तकरीबन 80-85 बरस है, उनको पढ़ के कहा कि आपके ग्रेड अच्छे नहीं आ रहे, पढ़ाई ठीक कर रहे हो। It's such a presence of mind। अच्छा, हाँ, नहीं बड़े वो अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी बहुत अच्छी। तो ये हाँ, तो पटियाले से फिर हम लाहौर पहुंचे, और लाहौर से फिर दादा ने ही वकालत शुरू की, 11 फेन रोड पे रहते रहे। वो आप बता रहे थे कि आपके दादा ने कोशिश की प्रैक्टिस करने की, तो एक कानून था जो कहता था कि अलीगढ़ का जो ग्रेजुएट है वो लाहौर में प्रैक्टिस, वो उसके बारे में कुछ पता है? मेरे दादा के जो बड़े भाई थे प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन जी, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और उन्हीं की वजह से हमारी सारी फैमिली में पढ़ाई का, जो प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन थे वो डॉक्टर हसन अस्करी जो बाद में केटे के चीफ मिनिस्टर बने, मेरे कजन जी के दादा थे। अच्छा, तो प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन ने पटियाले के अंदर हर लड़का जो मैट्रिक करता था उसको अलीगढ़ ले जाते थे, इसलिए हमारी फैमिली सारी की सारी अलीगढ़ की पढ़ी हुई थी। राइट, जो 47 तक इस एज के थे, मेरे वाले तो जो 5-6 साल के थे वो तो नहीं जा सके, तो ये सब के सब अलीगढ़ के पढ़े हुए। तो दादाबा ने भी लॉ अलीगढ़ से किया। तो उस जमाने में पंजाब का लॉ और अलीगढ़ का लॉ जो था, यूपी का उधर का, उसमें कुछ फर्क था। तो पंजाब के अंदर आउटसाइड पंजाब का ग्रेजुएट हर स्टेट का ग्रेजुएट आकर वकालत नहीं कर सकता। राइट, सो दादाबा जब यहाँ पहुंचे सन 47 में, जिले के वो पटियाला स्टेट के टॉप मोस्ट लॉयर, यहाँ आके पता लगा कि आपको तो एक पर्चा दोबारा देना पड़ेगा। सो ही मेड अ रिक्वेस्ट एंड ही वाज सेंट प्रेजेंटेड बिफोर द चीफ जस्टिस और द रजिस्ट्रार, कोई गोरा था। उसने कहा कि यंग मैन, यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस हियर, द लॉ डजंट परमिट। दादाबा सेड according to which law I was uprooted and forced to come here। So he looked at my grandfather and said, please take a seat। And उसी वक्त ऑर्डर निकाला गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि with these changed circumstances anybody holding a valid law degree is allowed to practice in, you know। तो वो हाई कोर्ट का बेसिकली वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ ना, और वो फिर इस तरह यहाँ वकालत शुरू की। फिर यहीं से वो उस 1951 में वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हुए। उस जमाने में बहालियात वाज दी, हाँ, सेटलमेंट का जो सेटलमेंट का महकमा। दादाबा
951 में सेटलमेंट के मिनिस्टर बने और टाइम इतना फर्क था कि जिस दिन उन्होंने ओथ उठाया तो जितने उनके पेंडिंग यूनिट्स थे, क्योंकि मेरे दादा के पास जमीन बहुत थी, इंडियन साइड पे जा रहे, वो कहते थे उस पर इन्वेस्टमेंट ही सिर्फ जमीन ही होती थी। तो उनकी आधी जमीन अलॉट हुई थी, आधी यूनिट्स अभी पेंडिंग थे। बट द डे ही बिकेम अ मिनिस्टर, उन्होंने बाकी सारे पेंडिंग यूनिट सरेंडर कर दिए कि अगर मिनिस्टर की जमीन अलॉट हुई, दैट वाज सेंट अ बैड मैसेज। अच्छा, so we lost half our land। अच्छा, इस वजह से। so this country has been so kind to us, क्योंकि मेरे दादा कहा करते थे कि अगर मैं पटियाले में रहता तो मैं एक जिले और एक रियासत का ही वकील रहता। ये का कमाल है कि मैं हाई कोर्ट का जज बना, इस मुल्क में मैंने नवाजा। जी जी, माशाल्लाह। तो आपके फादर ने फिर टेक ओवर किया, उसके बाद बड़े अच्छे राइटर भी थे वो एक अफसाना निगार थे, मैंने उनकी एक दो अफसाने पढ़े हैं। तालिब रिजवी जो सीनियर एडवोकेट थे जी, वो उन्होंने बड़ी भरपूर जिंदगी गुजारी, फोटोग्राफी का, लिखने का बहुत शौक। शिकार का भी शौक था या नहीं? शिकार का शौक मेरे दादा को था, वालिद को इतना शौक नहीं था, बट ही वाज अ वेरी गुड शॉट। ही वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। यानी एक दफा पेन रोड पे जहाँ हम रहा करते थे, घर में एक बड़ा सारा सांप निकल आया। अच्छा, तो माय फादर शॉट दैट स्नेक, शॉट द स्नेक। वाह, फिर तो वाकई बड़ा निशाना था। ही वाज अ वेरी गुड शॉट। गन्स का उनको पता भी बहुत था, शौक भी बहुत था, और मैंने भी बहुत सारी गन्स अपने दादा परदादा वालिद से इनहेरिट की हैं, और वो सारी हमारी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो आप वहीं पे ही, आपने बताया कि आप पढ़े और बचपन रोड पे गुजारा। हाँ, सारा स्कूल भी वहीं से जाते थे। स्कूल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे थे। और तो 70s का टर्मोइल बड़ा क्लोजली मैंने देखा। हाँ, वो जो 77 वाली आप बता रहे थे बात। हाँ, हाई कोर्ट की क्या उस जमाने सिचुएशन होती थी, वॉल्स, दीवारें कितनी ऊंची थी, और जब वो वहां पे ट्रायल जो तारीखी हो रहे थे उसके बारे में कुछ बताएं। 78-79 में I was 9-10 years old, और हाई कोर्ट की सिर्फ एक छोटी सी बिल्कुल दीवार हुआ करती थी, और उसके ऊपर खट्टी की बेल होती थी, यू कुड सी थ्रू इट। अच्छा, सो ये वाला काम नहीं था कि 10-15 फुट ऊंची दीवारें हो, गार्ड्स भी हो। वो वाली सिर्फ दीवार हुआ करती थी, और उस पर भी किसी की मजाल नहीं थी कि वो 2 फुट की दीवार को टाप के अंदर चला जाए। और तो मैंने खुद एज अ 10-year-old कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल, आई हैव सीन जुल्फकार अली भुट्टो साहब गेटिंग आउट ऑफ द कार, अच्छा, फॉर द ट्रायल व्हिच हैपेंड जस्टिस ऑफ लॉ हाई कोर्ट। और कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं लग रहा होता था, आप आराम से देख लेते थे वहां से, लोग भी बाहर कोई नहीं थे। वो पॉलिटिकल जो जजेस जुलूस हुआ करते थे, आए जाया करते थे, अपने घर के गेट पे बैठ के हम देखा करते थे, और भुट्टो साहब के नारे सुना करते थे। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज लगा करती थी कि मार्शल लॉ के टाइम पे पॉलिटिकल वर्कर्स, क्योंकि सामने ही हमारे से डायगोनली ऑपोजिट मियां महमूद अली कसूरी साहब का घर, उनका घर था। जी, घर में बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी, बड़े पुलिस के छापे हुआ करते थे, सारा फैमिली के साथ हमारी बड़ी अच्छी जी वो थी, उनसे बहुत मसलों का ताल्लुक रहा, और प्रॉब्ली पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। तो वो आप बता रहे थे कि उस जमाने में दीवार बिल्कुल नहीं थी, एक जंगला सा था, और 77 की जब तहरीक चली तो हालांकि वो लोग अंदर कूद के अंदर जा सकते थे, लेकिन किसी की ये जुर्रत नहीं हुई, वो अपने सियासी मकासद के हद तक ही रहे। वो कोर्ट की रिस्पेक्ट और रिगार्ड का तो ये हाल था कि माल पे जुलूस निकलते थे पॉलिटिकल। कई दफा ये होता था कि रिडल स्कूल का गेट बंद कर दिया जाता था कि सामने जुलूस निकला हुआ था, हमें स्कूल में ही रोक दिया जाता था कि कुछ अब घंटा 1.5 घंटा ही बैठे रहे, घर नहीं जा सकते, और आंसू गैस चल रही होती थी, सारा कुछ। बट ये है कि ये नहीं मैंने उस जमाने को देखा था कोई दीवार टाप के हाई कोर्ट को रैंसैक करे या कुछ तरह का। हाँ, फिर उसके बाद आपने वकालत शुरू की, फिर उसके बाद आप पीसीबी पे हम आ जाते हैं फौरन, इफ यू अलाउ मी। पीसीबी में आप लीगल एडवाइजर थे, वो मेरे ख्याल में असगर हैदर साहब चले गए, जज एलिवेट हो गए, देन ही आई थिंक असगर हैदर साहब एलिवेट हुए, तो उसके बाद आई थिंक पता नहीं किस तरह मुझे पीसीबी से खत आया, शायद असगर हैदर साहब ने उनको 5-7 नाम दिए थे, खत आया कि जी आपको इस दिन चेयरमैन साहब के सामने या पीसीबी में आपका कोई इंटरव्यू है। मैंने उसका उनको जवाब लिख दिया कि जो वकील होता है वो कभी इंटरव्यू के लिए पेश नहीं होता। अच्छा, तो मैं आपको सीवी भेज रहा हूँ अपना, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं थैंक यू वेरी मच। पीसीबी के आप जब लीगल एडवाइजर बने तो नहीं, पीसीबी से मुझे खत आया कि आप इस रोज इंटरव्यू के लिए आ जाइए। मैंने उनको जवाब लिखा कि जी वकील जो है वो इंटरव्यू के लिए नहीं आया करता, आप वर्ड ऑफ माउथ, आपको मैं अपना सीवी भेज रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो वेल एंड गुड, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद मुझे वहां से एक जैदी साहब होते थे, यूज्ड टू बी सेक्रेटरी चेयरमैन, ही वाज इन चार्ज ऑफ बोर्ड अफेयर्स, उनका मुझे फोन आया। अच्छा, लाहौर के थे, ही वाज फ्रॉम द फॉरेन सर्विस, शहरियार साहब चेयरमैन थे, उनके ही वाज द नंबर 2 गाय देयर। उन्होंने मुझे फोन किया, बड़ी वो मजेदार सी उर्दू बोला करते थे जैदी साहब ने फोन करके मुझे किया, फोन कर सीधा कहते हैं मियां
तुम्हारा खत पढ़ के बड़ा मजा आया। सो चेयरमैन ने कहा कि यार इनको बुलाओ जरा, आप आए जरा और आके हमारे साथ एक कप चाय पिए। उन्होंने चाय में तो गपशप की और सारा कुछ किया और साथ ही वो देखिए पुराने लोग, बड़े लोग थे। जय साहब ने मुझे कहा कि मियाँ तो मुझे नहीं जानते, तो पता है तुम्हारे वालिद मेरे खिलाफ वकील रहे। अच्छा। और उन्होंने बड़े हमारे खिलाफ केसेस किए, ये किए, बट आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हिम कि जो अपने प्रोफेशन के साथ बड़ी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से काम करते थे। और हमारे वालिद ने हमें उस केस का बड़ा नुकसान हुआ, और ये बट ही हैड नो बायस अगेंस्ट। देन आई स्टार्ट वर्किंग, दिस वाज 2000 समवेयर एंड ऑफ 2006-07। अच्छा, तब से उनका काम कर। तो उस वक्त जब आप एक क्रिकेट वर्ल्ड में जब आप दाखिल होते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बताएं ना, इन योर ओन फ्लो में अगर आप बताएं। आई थिंक कैसा पाया, क्या जो सोचा हुआ था वैसे ही था? क्रिकेट का असल में जाहिर है हमारे मुल्क में करिश्मा एक क्रेज है, नेचर फॉर अस, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप इन द थिक ऑफ थिंग्स होते हैं, यू सी सच अंडरसाइड और डार्क बेली ऑफ थिंग्स। हाँ, मैं उसी की तरफ ही जिक्र कर रहा था। आपका वो क्रिकेट का शौक तो सारा खत्म हो जाता है और आप बड़ी ही अनफॉर्चुनेट चीजों को देखते हैं और वो रियलाइज करते हैं, स्पेशली क्योंकि हम मेरे जो ताल्लुक बहुत गहरा रहा वो उस इश्यूज के साथ रहा जो फिक्सिंग रिलेटेड नई चीज आई, स्पॉट फिक्सिंग। और चूंकि वो लंदन में जब 2010 में पाकिस्तान टीम का होटल रेड किया गया, तो मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली किसी और वजह से उसी होटल में था, कुछ और मीटिंग्स वजह से गया। अच्छा, उसी होटल में आप थे जब पुलिस आई? तो क्या माहौल था उस वक्त? वो माहौल तो ये था कि एक्चुअली इट वाज अ सैटरडे नाइट। अच्छा। टेस्ट मैच चल रहा था, मुझे क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। राइट। कभी अपने यंग डेज में जो था वो था, पीसीबी में आने के बाद बिल्कुल नहीं रहा था। सो मैं उस मैच भी देखने नहीं जाता था, और शाम को वहाँ जो खाना था, मैंने जो यावर सईद साहब अल्लाह की रहमत करे, वो सेक्रेटरी थे, मैनेजर थे, और शफकत राना साहब वाज असिस्टेंट मैनेजर। मैंने शाम को उनको कहा कि मेरे लंदन में एक दोस्त हुआ करता था, वो आल्सो अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, ही वाज अ बैरिस्टर। उसने एक नई गाड़ी ली थी, उसने कहा चलो आज तुम बाहर लेके खाना मैं खिलाऊं। मैं इनको कह के निकला बाहर, और हम जो हैरो ऑन द हिल पे गए, कोई नई इंडियन फिल्म लगी हुई थी। अच्छा। देखने के लिए हम लाइन में लगे हुए थे टिकट खरीदने के लिए, तो मेरा फोन बजा, शफकत राना साहब का फोन था। तो आज भी मुझे शफकत राना साहब की आवाज का खौफ आज भी याद है। अच्छा। और मुझे फोन के, मैंने फोन उठाया तो मुझे कहते हैं शाहजी कितने हो तुसी? शाह साहब तो आपको भी तो बता के नहीं, शाहजी ये छापा पै गया। एंड देन ही पुट द फोन डाउन। अच्छा। I was taken aback कि छापा पै गया किधर से, क्या? खैर मैंने अपने उस दोस्त से, ये पाकिस्तान वाला छापा तो नहीं हो सकता जो एक फेमिलियर। मेरे ज़हन में ये था कि क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स थे वो गाड़ियां लोग चलाया करते थे, स्पोर्ट्स करके घुमा करते थे, मेरे ज़हन में ये आया कि शायद कोई हिट एंड रन केस कोई, हाँ, पुलिस ने। That's the worst I could think. अच्छा। मेरे इससे ज्यादा आप क्या सोच सकते हैं? बिल्कुल। सो मैंने अपने दोस्त को कहा कि ट्रैफिक बहुत थी, सैटरडे नाइट थी, आप भी लंदन रहे हैं आपको पता है जी। तो वहाँ हैरो ऑन द हिल से मेट्रोपॉलिटन लाइन चलती है जो सीधी फिंचले स्ट्रीट आती है, और हम लोग उसके साथ कॉटेज के साथ ही हमारा होटल था। अच्छा। फिंचले स्ट्रीट से वॉकिंग डिस्टेंस। तो मैंने उससे कहा कि यार काशिफ कुछ गड़बड़ है, मैं यहाँ से ट्रेन ट्यूब पकड़ता हूँ, ये ट्यूब है भी सारी अबव ग्राउंड, और तो मेरा फोन भी चलता रहेगा, तो बाय बाय। मैं सीधा भाग के, अच्छा, you didn't watch the movie? No, आई जस्ट रैन बैक कि पता नहीं क्या हुआ। अब मैं शफकत राना साहब को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहे। तो ये सारे काम में मुझे को 20-22 मिनट में मैं होटल शायद पहुंच गया, 25 मिनट में। इन द मीनवाइल मुझे इजाज भट्ट साहब का फोन आ गया, वो ही वाज इन अ डिफरेंट होटल, वो भी उस जमाने में चेयरमैन पीसीबी, ही वाज इन अ डिफरेंट होटल। इजाज भट्ट साहब probably the most underrated and misunderstood person. चले उनके पास तरफ आते हैं, पहले ये वाकया आप जरा बता दें। भट्ट साहब ने मुझे कॉल किया कि आप किधर हैं? जी मैं होटल वापस जा रहा हूँ, क्या हुआ है? उन्होंने फिर मुझे बताया कि 3 लड़कों के कमरे जो है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, एंड दे वांट टू गो थ्रू दोस रूम्स, एंड बहुत बड़ा मसला है कुछ है, दीज आर तो 3 नाम सुन के मैंने वाज टेकन अबैक। उसमें कैप्टन का भी नाम, हमारे मोस्ट प्रॉमिसिंग यंगस्टर का भी नाम, बॉलर का भी नाम, हाँ, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान भट्ट। तो खैर मैं 25 मिनट में वहाँ फिंचले स्ट्रीट उतर के आई, जस्ट जॉग टू द होटल में पहुंचा, तो उस वक्त जो मीडिया की गाड़ियां हैं वो वहाँ आके लगना शुरू हो गई। अच्छा। और अभी तो स्कॉटलैंड यार्ड में बाहर खड़ा था, कर अकॉर्डिंग टू द होटल में सीधा उनके यावर सईद साहब के कमरे में पहुंचा। वहाँ एक गोरा स्टूडेंट बैठा हुआ, उसके साथ शफकत राना साहब बैठे हुए, उन्होंने, और वकार यूनुस was also there. He was probably the coach or something.
और उन्होंने मुझे कहा कि जी ये पकड़ने से संभाले से ये क्या हो रहा है। कानूनी मसला है अब तो आपने हैंडल करना है। कागज पेंसिल लेके बैठ गया, वो रात जो कुछ होता रहा, तलाशियां होने के बाद जो पैसे निकले गए, पैसे भी निकले, पैसे बहुत सारे, बहुत ज्यादा। अच्छा। उस वक्त के हिसाब से 80 लाख पाकिस्तानी कैश था। अच्छा, तो सारी बात जो बाद में ट्रायल हुआ, हाँ ट्रायल भी हुआ, सारा कुछ आया था। अच्छा, वो जो जज के ऑर्डर्स के मुताबिक उसमें स्टर्लिंग थे, उसमें यूएस डॉलर्स थे, उसमें दिरहम थे, उसमें साउथ अफ्रीकन रैंड्स थे। अच्छा, दिरहम तो बहुत बड़ा रैकेट था इसका मतलब है। बस वो जाहिर है, हाँ, सबको कि क्या था, बिल्कुल वो पब्लिक नॉलेज, तो वो सारा वो बहुत दैट वाज सच एन अनफॉर्चुनेट नाइट। उस रात तो लगे जैसे हमने भी कोई क्राइम किया। और उस रात एक्चुअली उन तीनों लड़कों ने शायद गिरफ्तारी हो जाते बट फॉर मिस्टर एजाज भट्ट। अच्छा, द ब्रिंकमैनशिप ऑफ एजाज भट्ट। उन्होंने फिर रात को हम 4 बजे जाके एजाज भट्ट साहब के पास पहुंचे, उन्होंने बुलाया, तो वहाँ चेयरमैन ईसीबी जाहिद क्लार्क को सिटिंग गया, और उससे हमसे हमारे जाने से कुछ देर पहले ही जो पुलिस कमिश्नर थी वो वहां से गई थी। तो एजाज भट्ट साहब ने हमसे कहा कि अगर आपको ये लड़के चाहिए तो आपको छापा मारने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि जी न्यूज ऑफ द वर्ल्ड अखबार का उसने आ रहा है, उसमें ये सारा उसने डाल दिया, हाँ बिल्कुल, लिहाजा वी ऐसा ही हुआ होटल। और हमारे जो लोग थे वो पहले से स्टेडियम में मौजूद थे, उनको पहले से पता था, उनको ये टिप दी गई थी कि ये नो बॉल और वो हो गई। हाँ, तो फिर वो ट्रायल चलता रहा। फिर किलबर्न पुलिस स्टेशन में उनके जो इंटरव्यूज हुए पुलिस के सामने, मुझे भी उनके साथ भेजा गया कि जो पुलिस का इंटरप्रेटर है सिर्फ उसको देखने के लिए, हाँ कि गलत तो नहीं बोल रहा, हाँ, तो वो आई जस्ट सैट देयर फॉर पूरा दिन, एक घंटों में इंटरव्यूज होते रहे। तो वहां पे ये लड़के जो थे, जो 3 तो कल्प्रिट थे ना, जो अक्यूज थे, उसके अलावा बाकी जो लड़के थे वो भी बड़े खौफजदा होंगे। हाँ, वो रात तो बहुत, हर बंदा खौफजदा था उस रात। तो ऐसे लगे कि हम सबने कोई क्राइम कर दिया, एक गरीब सी वो रात थी। तो वहां पे आप एक वाकया सुना रहे थे कि वो एक प्लेयर थे, उन्होंने कहा कि जी ये कौन, आप जरा अपने, उसके नेक्स्ट डे पर हमें कहा गया कि आप पाकिस्तान हाई कमीशन जाइए। तो हाई कमिश्नर हमारे वो थे वाजिद शमसुल हसन साहब। जी। वाजिद शमसुल हसन, चूंकि मेरे वाले से उनका बड़ा पुराना ताल्लुक था, क्योंकि मेरे वाले काउंसिल रहे थे बेनजीर बीबी के और आसिफ ज़ारी साहब के। उन्होंने उनको बहुत केसेस किए थे एज अ प्रोफेशनल काउंसिल। जी, माय फादर वाज नेवर इन एनी, नॉट इन पीपल्स पार्टी, आई नो, प्रोफेशनली उनका काम करते थे। और माइंड यू, जो बीबी और आसिफ साहब भी उनको इन रिटर्न बहुत इज्जत दिया करते थे। वाजिद शमसुल साहब भी उनके साथ थे सारा कुछ, तो इसलिए वहां पहुंचे तो वाजिद साहब बड़ा, उनका भी मुझे ये था कि ही वाज वेरी प्रो पाकिस्तानी, वेरी एग्रेसिव पाकिस्तानी, गोरों को बड़ा टेक ऑन किया करते थे। अच्छा, हाँ, बड़े। और since he was basically a journalist, he used to speak very well. Speak well and write well. Write well. He was eloquent. He was well spoken. वो बड़ा टेक ऑन किया करता। तो वहाँ जब हम हाई कमीशन पहुंचे तो वहाँ एक साहब बैठे हुए, उन साहब ने अपने आप मुझे इंट्रोड्यूस कराया। तो वो एक वो थे एडिशनल अटॉर्नी जनरल, असिस्टेंट डेप्टी असिस्टेंट एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, और पाकिस्तान में, और वो भी हाफ ब्रिटिश थे। तो वो उनको प्रेसिडेंसी ने ऑर्डर किया था कि आप जाएं देखें क्या। वो ज़ाहिर हंगामा मच गया था पाकिस्तान के अंदर, कैसा। तो वो you happen to be there, वो इत्तेफाकन लंदन में थे। वो उनका लंदन इज हिज सेकंड होम। अच्छा, दैट बिकॉज़ ही वाज हाफ ब्रिटिश। वो आ गए। अच्छा, जब वो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई तो वो बेसिकली लगते भी अंग्रेज थे और बोलते ब्रिटिश एक्सेंट भी उनका बड़ा जबरदस्त। माइंड यू आजकल वो बेंच पे हैं। तो उन्होंने मैंने लड़कों से कुछ सवाल जवाब करने, वो उनसे पूछ रहे थे, तो मैं बीच में थोड़ा सा इंटरप्रेटर का ही काम कर रहा था। दूसरे तीसरे सवाल पे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर था, उन्होंने कहा जी ये क्या बात हुई, अब हमें गोरे पुलिस वाले पाकिस्तान हाई कमीशन में बैठ के इंटरोगेट करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि आपको पुलिस वाला समझ रहे हैं। अच्छा। तो हंसते कह लेंगे, इनसे कहो फिर मैं थोड़ी सी पंजाबी इनको सुनाऊं, मुझे पंजाबी में आती है, पंजाबी भी वो वाली पंजाबी आती है जो मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता। वेरी काइंड, वेरी नाइस फेलो, और बड़ा डीपली उस चीज को स्टडी किया, बहुत हेल्प भी करते रहे बात। तो अच्छा, एजाज भट्ट साहब के बारे में आप कह रहे थे कि उनके बारे में कुछ वाकयात बताएं। भट्ट साहब जो थे ना, भट्ट साहब बहुत बड़े आदमी। How did he run the board? अच्छा चलाते थे भट्ट साहब का। देखें, भट्ट साहब, मुझे जो मेरी अपना व्यू है, भट्ट साहब was fluent in English and he was fluent in Punjabi. He had been to Harvard also for courses and this and that. अच्छा, he had worked in by profession वो क्या थे वैसे? Was he a businessman? By profession businessman. He belongs to a very big business family in Pakistan. और इतना डाउन टू अर्थ, इतना बड़ा आदमी मैंने कम ही देखा होगा। और जो चूंकि उनका भी गवर्नमेंट कॉलेज से ताल्लुक था, मेरे वालिद भी गवर्नमेंट कॉलेज के टेनिस में ही वाज पाकिस्तान नंबर 1 पाकिस्तान बॉयज के, तो मेरे वालिद को वो
वो तालिब करके बात करते थे। मुझे उन्होंने हमेशा रिजवी साहब, अच्छा, बहुत इज्जतदार इंसान, हर किसी को इज्जत करता है, बहुत बड़ा आदमी। और भट्ट साहब के साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया, बहुत मुल्कों में 6-8 मुल्कों में ट्रैवल किया, पर मैं कभी उनको कॉफी का कप नहीं पिला सका। वो कहते थे मैं बड़ा हूँ, मैं ही पिलाऊंगा, जितने लोग हैं मैं हूँ। और उनका ये इंटरेस्टिंग वो था कि जो चेयरमैन को TADA मिलता है ना उन्होंने कभी PCB की गाड़ी इस्तेमाल की, ना उन्होंने कभी PCB का फोन इस्तेमाल किया, अपनी गाड़ी अपना फोन। और जो TADA होता था, बाद में जो पैसे बचते थे लाके देते थे, एट टाइम्स पता लगता था जितने पैसे PCB ने दिए उससे ज्यादा वापस कर दिए। उस तरह बहुत। और अच्छा, भट्ट साहब पे ये बड़ा गलत इल्जाम था कि उनको खाने का शौक है, खाने से ज्यादा उनको खिलाने का शौक। अच्छा, तो ट्रिप्स पे सारों को सेहत की वजह से लोग समझते थे ना, उनकी सेहत बड़ी शौक था, अच्छा खाना खाते थे। और बढ़िया वो लोगों को खातिर था, बहुत जबरदस्त। मिस्टर मिसेस जाज भट्ट, बोथ व्हाट अ वंडरफुल कपल दे वर, समबडी यू कुड लुक अप। वैसे तो जितने भी चेयरमैन आए ना, दे वर ऑल जेंटलमैन। शहरयार खान, अ ब्लू ब्लड जेंटलमैन, वो अंग्रेजी लिखते थे, पढ़ के मजा आया, क्या खूबसूरत इंसान। फॉरेन ऑफिस करियर डिप्लोमेट थे। शहरयार खान तो क्या जेंटलमैन। डॉक्टर नसीम अशरफ US से आए थे, वो भी बड़े तमीज़दार इंसान। फिर ऑब्वियसली जाज भट्ट साहब। माजिद खान के साथ भी काम किया आपने? नहीं, माजिद खान साहब वो उससे पहले थे, आपसे पहले थे। हाँ, देन ऑफ कोर्स मिस्टर नजम सेठी साहब। हाँ, नजम सेठी साहब, आई थिंक जितना क्विक डिसीजन मेकिंग और जितनी वो प्रोसेसिंग है। चलें इस पे थोड़ा सा रहते हैं, बिकॉज हमने ये डिस्कस नहीं किया। PSL, आप समझते हैं कि दिस इज सेठी साहब्स वन बिग अचीवमेंट? एक्चुअली पहले कई चेयरमैन ने कोशिश की कि हम PSL लॉन्च करें, और बहुत चलता था करें। हाँ, बिल्कुल। बहुत कुछ ICC के फॉर्मर ऑफिशियल्स भी एज अ कंसल्टेंट हायर हुए, सारा कुछ हो नहीं सका। बट ये कमाल सेठी साहब का है, इसमें कोई शक नहीं। PSL ही सिंगल हैंडेडली क्रिएटेड, स्पॉन्सर्स को इकट्ठा करना, फिर इसको इंटरनेशनलाइज करना, पूरा जेल करके सारा कुछ करना। जो अब तो कहना बड़ा आसान है ना PSL को, बट उस वक्त जो पाकिस्तान के हालात थे, इंटरनेशनल क्रिकेट यहाँ थी नहीं। फिर जो वो एक पाकिस्तान टास्क टीम बनाई गई थी, जाइल्स क्लार्क की, जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड वाले थे, उनको चेयरमैन लगाया गया था पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने के लिए। उनसे जब उस जमाने में बात की जाती थी कि कब आएगी क्रिकेट, तो आगे से हंसा करते थे। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के हालात हैं ऐसे कि यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है, वो क्रिकेट आएगा? अच्छा, सो इस तरह उसमें बाकी वहाँ लोग थे, बड़ा इस तरह बात किया करते थे कि आप भूल जाएं अगले 25 साल। तो चले, मैं वैसे मेरे ख्याल में एक जिमनी सा सवाल कर लेते हैं, लेकिन मैं इस पे शायद इतना स्ट्रेस नहीं करना चाहता। लेकिन इस वक्त आप समझते हैं कि थोड़ी सी तवज्जो अगर ज्यादा PCB पे दी जाए तो हमारे क्रिकेटिंग अफेयर्स कुछ थोड़े ज्यादा बेहतर हो सकते हैं? या आप जवाब देना चाहेंगे इसका? क्रिकेट मेरा फोटे नहीं है, मेरा नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के हवाले से। मेरा ख्याल आई वुड नॉट बी द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। चलें विल पास। तो हम उसके बाद हम आ जाते हैं कि जो एक समाजी, आप कह लें सोशल, हमारी लाइफ में एक डेग्रेडेशन आई है, एक गिरावट आई है, प्रोफेशन में भी आई, लॉ प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और जनरली भी आई। उसके ऊपर थोड़ा आप कुछ बात हम कर रहे थे, तो उस पर थोड़ा नहीं, ये तो आई थिंक बिल्कुल हमारे देखते देखते हमारी आंखों के सामने, और आप कंटेम्पररी हैं। जी। और शायद मैं आपसे थोड़ा सा सीनियर नहीं मैं ज्यादा हूँ, बट ये आई डोंट नो। बट देखें, हमने जब इस वकालत में, या मैं आपको बताऊं कि मेरे फर्स्ट हैंड, क्योंकि मेरे दादा चूंकि बेंच पे रहे वेस्ट पाकिस्तान है, हाँ, आपको एक्सपोजर है ना। वो ना उस जमाने में तो खैर जजेस को गाड़ियां नहीं मिला करती थी, जजेस को गाड़ियों के लिए पैसे मिला करते थे, क्योंकि जितने भी जजेस आते थे उन सबके पास अपने। तो माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू ड्राइव, या उनके पास शेवरलेट हुआ करती थी या मर्सिडीज हुआ करती थी। तो फिर वो मिनिस्टर भी रहे, पर उन्होंने कभी सरकारी गाड़ी नहीं दी। और वो अच्छा, वे कहते थे कि जब सरकार मुझे मेरी गाड़ी से बेहतर गाड़ी ऑफर करेगी तब मैं लूंगा, तब मैं सोचूंगा। तो कि हमें क्या, जब अल्लाह ने इतना दिया हुआ है तो इसको मुल्क को कुछ रिटर्न करना। तो ही वुड ऑलवेज ड्राइव हिज ओन कार। और फेन रोड पे रहते थे, वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के जज बन गए। उस वक्त पूरे पाकिस्तान में शायद 20 से 22 जज हुआ करते थे हाई कोर्ट से, टोटल सारे हाई कोर्ट के, वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट था जी। तो वो अपने घर से 11 फेन रोड से हाई कोर्ट पैदल जाया करते थे। हाँ बिल्कुल, ये 1 मिनट की वॉक, आप कह सकते हैं 1-1.5 मिनट की सामने, बिल्कुल पैदल आते जाते थे। और रास्ते में जो वकील साहब मिला करते थे उनसे सलाम अलैकुम भी करते थे, सारा कुछ। ऐसी कोई बात नहीं थी, वो उसी तरह जाके। और उस जमाने में जजेस जो है वो टेल कोट्स पहना करते थे। अच्छा,
हाँ वो अपने आम वकीलों वाले यूनिफॉर्म में हाईकोर्ट जाया करते थे, अपने चेम्बर में जाके वो टेल कोट पहन लेते थे। फिर वो सीधा दोपहर को लंच पे घर भी आ जाते थे, फिर वापस चले जाया करते। और उनको कभी ऐसा ये नहीं हुआ कोई इशू हो या उस जमाने में किसी पे कोई सवाल उठाया हो कि रास्ते में आप फलां साहब से रुक के क्यों बात कर रहे थे, उनसे क्यों लैक्स लैक कर रहे थे। तो बाकी वो ब्रिज के बहुत शौकीन थे, गोल्फ के बहुत शौकीन थे, टेनिस और वो सारा कुछ उनका चलता था। वकीलों जजेस का टेनिस भी खेलनी, ब्रिज भी खेलनी, गोल्फ भी खेलनी, सारा चलता था। पर ऐसी अब ये देखे ना, वैसे हम प्रोफेशन में जब आए थे, इवन बार रूम में, जब मैं प्रोफेशन में आया तो मेरे वालिद मुझे कहते थे बार रूम में जाके जरूर बैठा करो। तो बार रूम में एस.एम. मसूद साहब, मंटो साहब, मलिक सईद हसन साहब, एस.एम. जफर साहब, इस तरह के लोग बार रूम में बैठे होते। और अब जब वहां बैठते थे उनकी बोलने की तो हिम्मत ही नहीं होती थी। सुनने में बड़ा मजा, सुन के आपको पता लगता था किसी न किसी पॉइंट पे पता लगता था दो सीनियर वकील आपस में बहस कर रहे हैं और आपको इतना कुछ सुनने को मिलता था। अब अनफॉर्चुनेटली आज आप बार में जाते हैं तो बस आपको लतीफे सुनने कानून पे जरा बात कम होती है। हाँ। तो इसी तरह से आप देख लीजिए कि पहले जब मैं छोटा था, क्योंकि मेन रोड पे रहते थे, तो कभी पैसे लेने होते थे वालिद से या दादा से, तो कोर्ट में जाके उनसे पैसे लेके आया करता था। उस इलाके में तब तो ना कुछ सिक्योरिटी भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं था। सो उनसे पैसे लेके आना, वो पैसे किस लिए होते थे, या क्रिकेट की बॉल खरीदनी है या पतंग खरीदनी है, गुड्डी उड़ाने का बड़ा शौक, उसे जाके गुड्डी लेके आनी है। राइट। सो उस दोपहर के वक्त अदालतों में ट्रेस किताबों की पढ़ी होती थी, वकील आर्ग्यू कर रहे होते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और लंबे लंबे सुकून से जजेस नोट्स बना रहे होते थे, सारा कुछ। अब तो एक तो रश ऑफ वर्क इतना ज्यादा हो गया है, प्रेशर लोगों पे बहुत ज्यादा है, वकीलों पे भी, जजेस पे भी इतना ज्यादा, एक नफसा नफसी का आलम। और दूसरी जो मैंने इस प्रोफेशन की जो बहुत मुझे एक अनफॉर्चुनेट या दर्दनाक चीज देखी है, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस की है कि हाई कोर्ट में बहुत सी शक्लें ऐसी हैं लिटिगेंट्स की जो मेरे देखते देखते बूढ़े हो गए। अच्छा। मैं नहीं जानता कौन है, और मैं उनको 15-15, 20-20 सालों से आ रहे हैं, you can recognize them, their faces, और जब मैं उनको देखता हूँ मुझे हैरानी होती है कि पता नहीं कहाँ से आते हैं, कितनी ट्रेजेडी। हाँ बिल्कुल है, क्या वो करते हैं, और आप सोचें किस किस्म की नहीं ऐसे ही है, वो सारा कुछ करते हैं। और दूसरा, आप इंडिया भी गए, उधर आपने जाके उनका एक निजाम जो था कानून का, अदालती की, और दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में काफी टाइम गुजारा, बहुत इंटरेक्शन रही। तो मेरे वालिद के फ्रेंड वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उनके स्टाफ के साथ आगे जैसे स्टाफ बैठा होता, उनके साथ मैं 2 दिन उस कोर्ट में बैठा रहा। तो वहां मैंने, तो क्या आपने फर्क पाया कोई इधर से उधर का? अदालत में हमारे जो कवानीन है वो तकरीबन 70 to 80% बिल्कुल एक है। बिल्कुल हमारा द वे वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट जो है, अगर आप उसमें जाके बैठे हो, तो अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें तो आपको नहीं पता लगता कि आप लाहौर हाई कोर्ट में कि दिल्ली हाई कोर्ट में। और बिल्कुल एक जैसा माहौल है। पर वहां मैंने एक चीज जरूर देखी है कि जो वहां फरीक मुकदमा हारता है, वो बाहर निकल के यही कहता है कि यार मेरी किस्मत खराब थी, या मेरे वकील ने सही आर्ग्यू नहीं किया, यही हो गया। सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करता। अच्छा। वहां लोगों को सिस्टम पे एतबार है। हमारे यहाँ अब आके ये आ गया कि लोग सिस्टम को क्वेश्चन करना शुरू हो गए, लोगों को सिस्टम पे एतबार नहीं रहा। उसका कसूरवार जजेस हैं या उसके कसूरवार लॉयर्स हैं, कल किसी न किसी को, हाँ हम सभी हैं, सभी सिस्टम का हिस्सा है, तो हम किसी एक साइड को नहीं कर सकते। अब आप ये देख लेना, लोअर कोर्ट्स, मैं जो इस प्रोफेशन में पैदा हुआ, जो मैंने सारी जिंदगी फेन रोड में गुजारी है, अब कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स में जाके आई फील लाइक एन एलियन। मुझे तो ये कहा गया था कि तहसीलदार की अदालत में भी जाना है तो आपने चेयर को एड्रेस करना है, चेयर को इज्जत देनी जी, और आपसे कोई किसी तरह की भी वो कर रहा है, आपने अपने डिग्निटी पॉइज को लूज नहीं करना। बट अब तो जिस तरह बातें वहां एड्रेस किया जाता है, जो वहां किया जाता है, आई फील लाइक एन, और वही सिस्टम अब आहिस्ता आहिस्ता। तो वैसे ऑन द सेटिस्फैक्शन इंडेक्स आप कहाँ पे रखेंगे अपने आप को, कि कितने आप सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं ओवर द इयर्स? डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है या कितनी ज्यादा है? नहीं, बस अब तो कांस्टेंट ही है, आई थिंक सेंस ऑफ रियलाइजेशन। अब ये जो सिस्टम है ना, ये अब मुझे नहीं पता किस तरफ जाएगा, क्या होगा, बट ये अब तो डिस्पोंडेंसी है, डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंसी। और आई थिंक वो शुरू हुआ ज़िया-उल-हक के टाइम से, जब such kind of people start being getting pointed to the bench, तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, और उनको लाया गया इसीलिए कि वो उनके लिए जजी ज्यादा बड़ी हो, और अपने असूलों से, और उस तरह जिस तरह लोग आए, फिर जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर किया गया, सारा कुछ वो हुआ अनफॉर्चुनेटली। और ये है कि इस सिस्टम में, और यही सिस्टम है, बट ये कि अभी भी लास्ट
बेस्टियन ऑफ होप जो है हाँ हाँ जुडिशरी ही है तो जो भी है हाँ इंसाफ तो यहीं से मिल रहा है जो भी है हम सबको चले इंसाफ की बात हम करते हैं तो एक बहुत पुराना केस जो आपके फादर लड़ते आ रहे थे और एक नाइंसाफी चलती आ रही थी अली सना बुखारी साहब जज साहब होते थे सिविल जज थे तो उनके साथ एक ज्यादती हुई पहले तो ये बताएं कि ज्यादती हुई कैसे और वो कैसे कंटिन्यू करती गई और आपने अभी पिछले दिनों उनको इंसाफ दिलवाया कोर्ट से तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। अली सना बुखारी साहब जो है बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस तरह के आई थिंक ही बिलोंग्स इन अ म्यूजियम अच्छा म्यूजियम नॉट एज एन relic but museum as something to admire अच्छा अब आप देखें he was a serving civil judge एक ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्ट आदमी कोई उसके एसेट्स नहीं ठीक उनकी वाइफ जो है वो लेक्चरर थी राइट और वो बंदा हाई कोर्ट में पोस्टेड he was declared as one एक तो पहले सबसे पहले he was a PhD डॉक्टर गवर्नमेंट कॉलेज में वो पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में और वहां से वो सेलेक्ट हो गए जुडिशियल एग्जाम में टॉप करके उनको किसने कहा कि आप इस तरह आप जज बन जाए इस तरफ आ गए अब वो ऑनेस्टी इंटेग्रिटी में जिस तरह के थे बिल्कुल अपराइट उस जमाने में उनको बेस्ट सिविल जज का कोई मेडल मिला और उसके बाद उनको हाई कोर्ट में पोस्ट कर दिया गया 1991-92 में क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटराइजेशन आ रही थी हाई कोर्ट में कंप्यूटर वाज अ बिग थिंग ठीक तो कंप्यूटर में और बहुत हेवी किस्म की लॉ हाई कोर्ट ने बाइंग करनी थी उस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने उनको कुछ कहा तो अब आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस और एक सिविल जज के रुतबे में वही फर्क होता है जो एक ऑफिस के अंदर एक मालिक और एक पीएन का होता है या पुलिस में आईजी और एक सिपाही हाँ मतलब हाईएस्ट एंड लोएस्ट तो अली सना बुखारी साहब ने कहा जी मैं इस तरह मैं तो टेंडर जो है मेरा काम होगा उन्होंने उनको साइड लाइन किया तो ही एंडेड अप फाइलिंग अ कंटेम्प्ट पिटीशन अगेंस्ट द सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ लॉ ओह अच्छा तो वो चीफ जस्टिस साहब कौन थे आप नाम ले चीफ जस्टिस मियां महबूब साहब अच्छा मियां महबूब साहब के खिलाफ उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की अब जिन लोग नहीं जानते मियां महबूब साहब बड़े पावरफुल चीफ जस्टिस ये खड़े हो गए सामने उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की कंटेम्प्ट पिटीशन जब फाइल की तो हाई कोर्ट ने इनकी कंटेम्प्ट पिटीशन डिसमिस करके इनको नोटिस दिया कि the petition which you filed itself constitutes contempt of the high court. अच्छा. So therefore you will be tried under contempt. अच्छा. और वो एक सिंगल जज साहब ने contempt के अंदर ट्रायल शुरू हुआ. जब इनका ट्रायल शुरू हो गया, at that time he came to my father because he was my चाचा's class fellow. और मेरे फादर से गवर्नमेंट कॉलेज में जूनियर हुए. ठीक. तो मेरे वाले जो थे वो भी ब्रिज के बहुत शौकीन थे. तो वो मियां में सब उनका ब्रिज का साथ. अच्छा. So जब उन मियां महबूब साहब को पता लगा कि ये तालिब साहब के पास आया तो ही कॉल्ड अप माय फादर इधर आओ मुझसे मिलने. अच्छा मेरे वाले जो थे ना बड़े ठंडे कूल से इंसान थे बड़े लकी काइंड. तो मियां महबूब साहब ने इन्होंने कहा मेरे वाले ने कहा कि देखिए चीफ जस्टिस जो होता है ना वो प्रोफेशन का बाप होता है. आप बाप बने मैं अली सना बुखारी का बड़ा भाई बनता हूँ. मैं उसको आपके पास लेके आता हूँ. ऑनेस्ट इंटेग्रिटी वाला आदमी है. आप उसको वो आपसे मैं आई विल मेक हिम अपॉलॉजी करके आप उनको जहां मर्जी जिधर पोस्ट करना चाहते हैं कहीं किसी डेरा गाजी खान में कहीं कर दें लेट फॉरगेट अबाउट. उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो उसको तो छोड़ूंगा नहीं. वो इस्तीफा दे के आके मेरे पैरों में गिरे फिर मैं सोचूंगा और जो उसके साथ खड़ा होगा मैं उसको भी. अच्छा चाहे वकील ही हो उसका. हाँ मेरे वाले जो थे ना वो थे बहुत ठंडी तबीयत के बट अगर उनको कोई धमकी देता था तो वो सैयद खून था वो. उन्होंने कहा अच्छा बात सुने मियां साहब मैं तो यहाँ आया था उसका सिफारशी बन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ उसका वकील बन. अच्छा अब बात ये है कि अब इधर की उधर हो जाए दुनिया. अब मैं अली सना बुखारी के साथ खड़ा. और अली सना बुखारी वो इंसान था जो अपनी टाइपिंग टिकटों के जो है ना एक्सपेंस तक देने की भी उनके लिए मुश्किल. सो माय फादर पहले उन्होंने वो उनकी वो कंटेम्प्ट हैंडल की. जो कंटेम्प्ट जिस जज साहब के सामने थी वो और मेरे वालिद साहब सेंट्रल मॉडल स्कूल कच्ची जमात से लेकर एलएलबी तक के बेंच फेलो थे. अच्छा क्लोजेस्ट फ्रेंड. अच्छा उनसे उनकी लड़ाई हुई क्योंकि वो कहते थे उनका निकनेम लेके फोन करके उतना जुल्म कर जितना तू सह सके. यार वो बाद में टाइम ने खुद ही प्रूव किया कि क्या हुआ. एनीवे अली सना बुखारी साहब को सजा होगी. सजा होते होते सुप्रीम कोर्ट तक वो उनको कंटेम्प्ट में उन्होंने कहा जी 1 महीने की सजा. अली सना बुखारी अंडरवेंट हिज 1 महीना गुजारा. वो एक्चुअली उन्होंने गुजारा 1 महीना बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से. बीच में रमेशन वगैरह आ गई थी बट ही वेंट टू जेल. वो भी दी फाइन भी दिया. फाइन अब्बा ने दिया. अच्छा क्योंकि अली सना बुखारी डिडंट हैव द मनी टू पे 5000 रुपीस फाइन. इस किस्म के इंटेग्रिटी वाले. अच्छा वो आके वापस आ गए. फिर वापस आके सिविल जज बन गए. अपना काम करना शुरू कर. और वो असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल थे. जब हाई कोर्ट ने उनको नोटिस दे दिया कि आपका जो ऑफेंस है ना वो मॉरल टर्पिट्यूड में
अच्छा लिहाजा आपको डिसमिस क्यों ना किया जाए। अच्छा, ये सही वाकया तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, आपको हम बरतरफ क्यों ना कर दें। मॉरल टर्पिट्यूड, इन्होंने फिर उसका एक रिप्लाई लिखा और कहा जी मुझे टाइम दिया जाए। ये मॉरल टर्पिट्यूड कहाँ से आ गया, 8-9-10 साल गुजर गए, अब पहली दफा मॉरल टर्पिट्यूड किसी ट्रायल में, अपील में कहीं मॉरल टर्पिट्यूड नहीं आया। उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद उनको अखबार से पता लगा कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया 2001। जब उनको टर्मिनेट किया तो 2002 में उनकी अपील फाइल की मेरे वालिद ने। वो अपील 2000 मेरे वालिद की डेथ हुई 2012 तक टेकअप नहीं। अच्छा, वो टेकअप ही नहीं लगती थी विदाउट जर्नल। अच्छा 2014 में वो अपील टेकअप हुई, तो वो मैंने अपील आर्ग्यू की और जस्टिस फारूक इरफान साहब उस बेंच को हेड कर रहे, 3 जजेस उनके, 2 जजेस उनके साथ और थे टोटल, और उन्होंने 3 दिन तक उन्हें सुना और उन्होंने कहा, और उन्होंने ये लिखा कि चूंकि अब ये अली सना बुखारी मॉरल टर्पिट्यूड, मैंने कहा जी पूरे सब कॉन्टिनेंट में मॉरल टर्पिट्यूड पे कोई जजमेंट नहीं है, ना सब कॉन्टिनेंट, कॉमनवेल्थ में कोई नहीं है जो कंटेम्प्ट को मॉरल टर्पिट्यूड पे। और उस पे एक बड़ा मशहूर केस 1964 लाहौर, मोहसिन तिरमिजी साहब एक सेशन जज होते थे, उनको लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने सजा दी थी कंटेम्प्ट में। अच्छा। और उनके जजमेंट में लिखा हुआ, वो जो जस्टिस ऑचसन, प्रॉब्ली द लास्ट गोरा जज ऑन लाहौर हाई कोर्ट बेंच, उन्होंने वो जजमेंट ऑथर किया और उन्होंने लिखा था कि his contempt is of the grossest nature, and even after that he was sentenced till rising of the court. अच्छा, rising of the court समझते हैं, अब तो जाहिर है जब तक कोर्ट है। So उसके बाद वो सेशन जज रहे, रिटायर हुए, सारा कुछ हुए, मोहसिन तिरमिजी साहब उस काम वाला दिया कि जब वो मॉरल टर्पिट्यूड नहीं तो ये कैसे होगी, ये कैसे होगी। खैर वो हम जीत गए, अपील एक्सेप्ट हो गई वो। पर उसके बाद हाई कोर्ट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट इन अपील। अच्छा, 5-8 साल अपील चलती रही। अपील में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो मॉरल टर्पिट्यूड, फिर वापस भेजा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इस क्वेश्चन को एग्जामिन करें, इस क्वेश्चन को एग्जामिन तो किया नहीं। वो अभी केस का फैसला हुआ है, अब आके 21 साल के बाद अब ये हाई कोर्ट ने हमारी अपील एक्सेप्ट की है, टोटल रिटायर। तो अली सना बुखारी साहब खुश हैं अब आपसे? अली सना बुखारी साहब और अली सना बुखारी साहब को उन्होंने कहा कि 21 साल की पेंशन नहीं मिलेगी, फिर 3-4 साल की तनख्वाह उनकी रोक के रखी, सुपरएनुएशन तक वो भी मिलनी चाहिए। अब प्रूफ ऑफ पुडिंग इन इट्स ईटिंग। और एक जज साहब ने उनको ये भी कहा था कि अगर आप आके माफी मांग लें तो मैं आपको आपकी, बल्कि आप एडिशनल सेशन जज बन जाएंगे, आपकी तरक्की हो जाएगी। सन 2000 में जब उनकी अपील चल रही थी ओरिजिनल कन्विक्शन, सिंगल जज के पास, सिंगल जज ने कन्विक्ट कर दिया था उनको 96 में प्रॉब्ली ईयर 2000 में उनकी अपील चल रही थी बिफोर ए डिविजनल बेंच। तो डिविजनल बेंच में जो सीनियर जज साहब थे उन्होंने कोर्ट में कहा कि अगर अली सना बुखारी यहाँ माफी मांग ले तो हम अभी इनकी कन्विक्शन खत्म कर देते हैं, उनका बैच चूंकि प्रमोट होकर सेशन जज हो चुका है, विल गो देयर एज सेशन जज। सन 2000 था, 2004 में अली सना बुखारी ने रिटायर होना। सो ये केस सुना जाता था सैटरडे वाले दिन खाली कोर्ट। अच्छा, 2000 तो मैं अपने वालिद साहब में कोर्ट में बैठा, तो मेरे वालिद ने पीछे मुड़ के अली सना बुखारी से, वो अली सना बुखारी को हमेशा एड्रेस करते हैं, हाँ भी डॉक्टर, तो मुझे कहा हाँ भी डॉक्टर बता, हम नाम आई विटनेस टू। अली सना बुखारी अपनी चेयर से खड़े हुए और ये हमेशा सूटेड बूटेड रहते हैं, बड़े तैयार। अच्छा, तैयार हुए, ये खड़े हुए, इनके जनाबे वाला हाई कोर्ट, जो उनके सो मेनी वर्ड्स यही थे कि हाई कोर्ट मेरी माँ की जगह, इंस्टीट्यूशन मेरी माँ के बराबर है, अगर मेरा किसी एक्शन से इस इंस्टीट्यूशन की इज्जत पे कोई हरफ आया तो उसके लिए तो मैं माफी मांगू। पर अगर आप ये कहते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब थे उनकी जो मैंने जो उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए थे कोर्ट के अंदर, जो उनकी अब वो अली सना बुखारी उर्दू बड़ी नस्तलीकी बोलते हैं, मुझे वर्ड की उर्दू याद नहीं रही, तो उनके जो भी गलत काम थे जिसको मैंने हाईलाइट किया, तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं उस पर माफी मांगू तो ये तो मुझे वो जज साहब भी कहते थे माफी मांग लो तो मैं छोड़ दूंगा। तो बात यह है कि मेरा एक मसला है कि मैं उनका मानने वाला हूँ जो तपती रेत पे मौत को गले लगाते हैं। सब क्या क्यों बैठ गए। उसके बाद कुछ 2-2.5 मिनट कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, उन जज साहब को समझ नहीं आई कि मैं करूँ क्या। और उनसे भी वो जो थे सीनियर जज साहब, जूनियर जज अली सना बुखारी को क्विट करना चाहते थे, सीनियर जज पुट हिज फुट डाउन कि नहीं हम इसको कन्विक्ट करेंगे, अपील डिसमिस करेंगे। अच्छा, एंड ही यूज्ड टू प्ले टेनिस विद माय फादर, और वो एक बहुत बड़े जज के नेफ्यू थे, बहुत बड़े जज के, जिनके नाम पे हमारे दफ्तर के बाहर सड़क थी। अच्छा, मेरे वालिद ने उनको कहा था कि आज तेरे अंकल जिंदा होते तो क्या करते, और फिर टिल द टाइम माय फादर वाज अलाइव ही नेवर टॉक्ड टू। अच्छा, उनका भी देखें खुदा ने इतना बड़ा उन्होंने जुल्म किया था कि ड्यूरिंग द
end of his life, he himself became an accused before the NAP court. Recently passed away. So अल्लाह मियाँ का एक इंसाफ है। हाँ, एक इंसाफ है वो तो। मैंने ये चीज इस प्रोफेशन में बड़ी देखी है कि जो जुल्म है ना, जुल्म का अल्लाह मियाँ आपको कि हर यजीद के सामने एक हुसैन खड़ा होता है और अल्लाह का इंसाफ। अली सना बुखारी साहब के ट्रायल के अंदर शकीलुर रहमान खान साहब जो साबिक जज है, मरहूम आपके दोस्त भी थे स्कूल के और कॉलेज के, वो उनका क्या इसके साथ कनेक्शन बनता था? पहली तो बात है कि शकीलुर रहमान खान मरहूम जैसे इंसान शायद कम ही है जी, बहुत बड़ा जबरदस्त बहुत बड़ा। और शकील का सबसे बड़ा कमाल ये था कि आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा जो उसके बारे में कोई ये बुरी बात कहता हूँ। अब मैं तो बिल्कुल कहूँगा शकील वो सच अनंत। शकील सेंट एंथनी से था, मैं रिडल से था, गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट ईयर में हम दोनों क्लास फेलो हो गए और हमारी आपस में, और तीसरे हमारे दो शाज़े मसूद, तीनों भी ऑल थ्री ऑफ अस, तीनों वकीलों के बच्चे, शकील के वालिद जज हाई कोर्ट के, और तीनों वर completely different people, but तीनों were very close friends. तो शकील का और मेरा दिन रात सुबह शाम उठना बैठना, लॉ कॉलेज पढ़ाई, गवर्नमेंट कॉलेज, हर चीज। और अब्बा डॉक्टर अली सना बुखारी के वकील, और वो ट्रायल सारा अली सना बुखारी टोटल हर वक्त हमारे ऑफिस में होते थे, इतना वो फैसिनेटिंग ट्रायल चल रहा था। तो जिससे महबूब साहब के जो क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट थे वो खलील अंकल थे, जैसे खलील रहमान खान साहब, शकील साहब के वालिद और हाई कोर्ट थे। और आप देखें खलील साहब भी इतने बड़े आदमी थे कि वो ट्रायल चल रहा है सारा कुछ, उसमें अली सना बुखारी साहब कई दफा उनके बारे में कुछ कहते थे, और खलील अंकल जब मैं उनके घर जाया करता था तो हंस के मुझे सुनाया करते थे। बट अच्छा, शकील क्लोजेस्ट फ्रेंड, अंकल और आंटी ने हमेशा मुझसे बहुत मोहब्बत की और बहुत हमारे, या शकील मेरी तरफ रह रहा होता था या मैं उधर रहता था, और शकील भी अली सना बुखारी की इतनी इज्जत करता था कि आज भी अली सना बुखारी कहता है कि यार उस जैसा तमीजदार इंसान कम ही। अच्छा, 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 रोज मिलना, और पता दोनों को पता कौन है वो कौन है। और फिर बाद में बच के जब खलील अंकल हिमसेल्फ बिकेम द चीफ जस्टिस, तो अली सना बुखारी के कुछ फेवर में ऑर्डर्स भी खलील अंकल ने किए थे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे। अच्छा, खलील अंकल भी इस लिहाज से बहुत बड़े इंसान थे, सारा कुछ किया, और लोगों का ख्याल है कि वो खलील साहब बड़े रिजिड किस्म के इंसान थे, डीप डाउन इज अ वंडरफुल। और शकील जो मैंने उस घर में बहुत टाइम गुजारा सारा कुछ, और शकील जैसा इंसान तो शायद ही कोई, और बहुत जल्दी वो चला गया। अल्लाह ताला उनको गुरी की रहमत करे। सेटिस्फेक्शन के हवाले से कि इस प्रोफेशन में आना आपके लिए तो ये बाय डिफॉल्ट था ना, आप कुछ और तो अच्छा कुछ और भी बन सकते थे। अच्छा, शौक था, मुझे खुद ये प्रोफेशन बहुत अच्छा लगता था, शायद उसी सब चीजें देख के तो मैं अपने मर्जी, मेरे वालिद ने कभी मुझे पुश नहीं किया, मैं जो मर्जी करूं, मतलब मुझे खुद बहुत शौक था। स्कूल में भी फैंसी ड्रेस शो में मैं वकील बन के जाया करता था, मुझे खुद बड़ा ये प्रोफेशन फैंसी करता था, और ये इंसाफ का, क्योंकि देखे ना ये तो प्रोफेशन ऐसा है कि अदल और इंसाफ, अज़ली का कौल है कि जबर की हुकूमत जो है वो नहीं चल सकती, कुफर की हुकूमत कुफर की चल सकती है। तो इसी नोट पे मेरे ख्याल में हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफज़्ज़ल साहब, तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। हाँ जी, अब